नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। मैकाले नाम सुना है आप लोगों ने? बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। यह नाम शायद बहुत लोग या आपने अब नहीं सुना होगा। तो आइए बताती हूँ कि क्या है ये मैकाले और कौन है ये मैकाले। यह अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त वो व्यक्ति था जिसे भारत को गुलाम बनाने की और बनाए रखने की योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। जी हाँ, ऐसा भी हुआ था। 1834 में जब पहली बार मैकाले हिंदुस्तान इस बड़े एजेंडे को लेकर आया तो सबसे पहले उसने एक सर्वे विजिट किया और देखा और सोचा कि हिंदुस्तान कैसा है। काम बड़ा था क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा था। हिंदुस्तान को आजीवन गुलाम बनाने की योजना बनानी थी। तो मैकाले ने कोई कसर नहीं छोड़ने की ठानी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय किया। मैकाले चूंकि एक शिक्षाविद था और उसका मत था कि शिक्षा व्यवस्था से देश की दिशा और दशा तय होती है, तो उसने तब के शिक्षा व्यवस्था को जो हमारे देश में थी उसे देखना और जांचना और परखना शुरू किया। 1/4 हिंदुस्तान घूमते घूमते उसे ये समझ आ चुका था कि इस देश को गुलाम तो किया जा सकता है, लेकिन इसे ज्यादा लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता है, क्योंकि उस वक्त इस देश के लोग मेहनत कश, लालच के ऊपर जरूरत को प्राथमिकता देने वाले और ऊंचे आदर्शों के थे। इन्हें न लोभ देकर और न डर दिखाकर इनके नैतिक स्तर को नीचे लाया जा सकता है। यहाँ बच्चा माँ के कोख से ही महाराणा प्रताप, प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, कर्ण, अभिमन्यु गीता सुन रहा है, तो इन्हें गुलाम कैसे बनाया जा सकता है? ये तो लगभग असंभव जैसी बात है। गुलाम बना तो सकते हैं पर लंबे समय तक रख नहीं सकते। अपनी निराशाओं की वजह से शासन के पास जब वो वापस चेहरा उतरा हुआ लेकर पहुंचा तो मैकाले से जब इसका समाधान पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे। जी हाँ, सिर्फ 2 शब्द, कंप्लीट चेंज। अंग्रेजी के वो शब्द अगर हूबहू कहूँ जो मैकाले ने अपनी रिपोर्ट रखते हुए कहे थे तो वो ये शब्द थे, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसर्स एंड प्रोड्यूसर्स कैन नॉट बी अदर्स यूजर्स। यानी कि भारत उत्पादक बनाता है और उत्पादक कभी किसी का उपभोक्ता नहीं बनेगा। इसको और अगर मैं आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखने का कोई भी तरीका नहीं है जहां पनाह, क्योंकि गुलाम बनाने की पहली सीढ़ी उपभोक्ता यानी कि कस्टमर और यूजर बनाना है। बिना किसी को यूजर बनाए उस पर शासन नहीं किया जा सकता। मतलब कि जब तक हम किसी को किसी चीज की आदत न डालें वो आपके पीछे क्यों पड़ेगा। मैकाले का कंप्लीट चेंज फॉर्मूला था कि पूरी शिक्षा पद्धति को बदल दो। जो हिंदुस्तान आज उत्पादक बना रहा है उसे उपभोक्ता बनने की पढ़ाई कराओ, उसे चिंतक, विचारशील, मेहनती होने की जगह क्लर्क बनाना सिखाओ, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। स्वावलंबी जैसी कोई भी चीज मत छोड़ो, दूसरे के ऊपर निर्भर करवा दो। और फिर मैकाले ने देश की शिक्षा पद्धति को नए सिरे से लिखा और क्या लिखा और उसके हश्न आपके सामने है। यह बस इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि हम जाने कि आपके बच्चों के किताब में क्या डाला जा रहा है और क्या हटाया जा रहा है, इतने कितने और इसके कितने बड़े मायने हैं और कितना प्रभाव पड़ा है, ये तो हम वर्षों से देखते ही आ रहे हैं। अब आते हैं खुशखबरी पर। तो खबर ये है, सबके लिए खुशखबरी नहीं है पता है मुझे, पर मेरे और आपके लिए, कि सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं, 11वीं, 12वीं की किताबों के कुछ चैप्टर हटा दिए हैं। और वो कुछ चैप्टर के नाम जब आप जानेंगे तो आपको भी खुशी होगी और आपके चेहरे पर खुशी की चमक जरूर आएगी। 11वीं, 12वीं से जो हटे हैं वो प्रमुख रूप से इस्लामिक साम्राज्य का उदय, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में मुगल दरबार का इतिहास, मध्य इस्लामिक लैंड, गुट निरपेक्ष आंदोलन और सिख युद्ध के तौर। अब सोच रहे होंगे ना इसका काम क्या था, क्यों पढ़ रहे थे हम, मुझे भी नहीं पता। 10वीं से जो हटे हैं वो प्रमुख रूप से पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज, जो बात पर बात, जो पिछले बार मैंने वीडियो में बोला था ना, हम देखेंगे की बात करते थे हर बात पे, और उस पाकिस्तान शायर के नज़्में आज तक हमें पढ़ाया जा रहा था। अब जब हटा है तो इनकी आड़ में अपनी एजेंडा चलाने वाले लोग तो बिलबिलाएंगे ही। जेएनयू की एक मैडम है, देखिए इनको, मौसमी बसु जी, वो सीबीएसई से ये पूछ रही हैं कि किससे पूछकर ये हटाया जा रहा है। तो मैडम माफी चाहूंगी, आपसे पूछने आने ही वाले थे लेकिन आप तो किसी और विषय में व्यस्त हो गई हैं। छात्रों को भारत विरोधी कैसे बनाया जाए ये बात भी तो आपको पढ़ाना था, तो आप व्यस्त थी तो क्या करें। बाकी कांग्रेस के मनिक्कम टैगोर, अब बताइए, जिनके नाम में ही टैगोर हो, वो एक पाकिस्तानी शायर की नस्म रखने के लिए रो रहा है। दी वायर हमेशा की तरह उसके सिद्धार्थ
राजन ने, जिसका नाम है सिद्धार्थ है बस और कुछ नहीं है, उनका ये कहना है कि हमें इन चैप्टर्स को रखना चाहिए, बस नाम है सिद्धार्थ है, कुछ ऐसा पीसफुली काम करते नहीं। और भी बहुत है, जैसे सागरिका बसु, जिन्हें इस्लामिक साम्राज्य को पढ़ने में ऐसी रुचि है कि अपने बायोलॉजिकल फादर के इतिहास को जानने में लोगों की होती है। अगर कोई कह दे कि भाई ये तुम्हारा पिता नहीं है, तो जानने में अब्बा कौन है पूरा जानने में, डीएनए जांच करने में जैसे लग जाते हैं, वैसे इनको खुजली हो रही है। वैसे जाते जाते एक और बात बता देती हूँ कि एक ऑडियो सुनिए, ये ऑडियो आप देखिए और तय कीजिए कि बच्चों को क्या सही चीज पढ़ाने की जरूरत है और कितनी जरूरत है। What is good in evil? Give example of Ram and Ravan. That in today's world, if any good thing happens, so it is related with Ram, and anything evil happens, it is related with Ravan. If a person is having the quality of a Ravan, but actually, do you know Ravan is a very good person by heart? Ram is not a good person. Ram is not a good person at all. Ravan is a good person. I find Ram is a cunning person. He made all the plan to trap Sita in that. He put Sita into trouble and put all the blame on Ravan. How can we decide who is good and evil is? And the whole world is worshipping Ram and saying that Ravan is a bad person. And all the plan is done by him. So how he can be so good? He is cunning. To try to give this type of arguments that can make people think about it. That is extremity. Right? Anyways, कॉन्फिडेंस इज गुड। बच्चा सिर्फ इसलिए ना पढ़े कि वो कमा खा सके, इसलिए पढ़े आपका बच्चा कि जब कोई उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोले तो उसके पास खुद को और अपने बारे में बताने के लिए जानकारी हो। उसके पास इतनी तो कम से कम जानकारी हो कि उसके धर्म की, उसके देश की, उसके माता पिता का अपमान हो रहा हो तो उसे पता हो। आप ये पंजाब यूनिवर्सिटी के गुरुसंत कौर जी का आप ये वीडियो देख लीजिए। कह रही है राम ने सीता को तकलीफ देने के लिए जाल बुना और रावण का सहारा लिया, यानी कि राम कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, षड्यंत्र करने वाला है और रावण तो भुक्तभोगी था बेचारा। मतलब कि रावण तो यहाँ पे बहुत अच्छा आदमी है और राम बुरा। अगर बच्चे अपने राम को जानेंगे ही नहीं तो अगर कोई भी मैडम इस तरीके की बोलने की हिम्मत करेगी तो आपको क्या लगता है बच्चा चुपचाप सुनेगा ही ना? आपको मैडम ऐसे ही बोल नहीं दिया, इन्हें इस्लामिक फंडिंग हुआ है। इतनी बड़ी बातें को बोलने के लिए, एक नैरेटिव को सेट करने के लिए एक इस्लामिक फंडिंग हुई है और इस तरीके का जहर बच्चे के दिमाग में घोला जा रहा है। बच्चे मूक होकर, मौन होकर, गूंगे बहरे की तरह सुन रहे हैं। ये ऑनलाइन क्लास है, मुझे उम्मीद है कि बच्चों के साथ साथ उनके परिजन, उनके परिवार वाले भी सुन रहे होंगे और ये सुन के चुपचाप बर्दाश्त कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक पंजाब यूनिवर्सिटी की मोहतरमा है, पंजाब यूनिवर्सिटी की अध्यापिका है। तो बता रही हैं और वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई गैर हिंदू है, वो खुद एक कौर है। तो इस तरीके के कोई भी कौर गौर उठ के आ जाए और आपके बच्चों के अंदर जहन में, दिमाग में गंदगी भरे, बच्चा सुनकर बर्दाश्त कर रहा है और सुन रहा है क्योंकि सब कुछ यही फीड हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके पास एक प्राथमिक शिक्षा नहीं है, ऐसे संस्कार नहीं है और उन्हें वो सारी जानकारी जो हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद और हमारे वास्तविक मायने में हमारे इतिहास से जो जुड़े हुए हैं वो बच्चों को कभी बताए ही नहीं गए, तो बच्चों को पता भी कैसे चले। तो अब ये सरकार का बहुत अच्छा पहलू है, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि जिसका बोझ कांग्रेस सरकार की देन स्वतंत्रता के बाद से जो हम पे ढाला गया, हम पे जो मैं कहूँगी जो हमारे ऊपर थोपा गया, उससे आज के बच्चे और आने वाले कल के बच्चे शायद मुक्त हो जाए। आप यही सोचो कि हिंदुस्तान का कोई मिला नहीं क्या शायर? पाकिस्तान के शायर के नज़मों को आज तक पढ़ाया जा रहा था, जहां पे एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें होती हैं, हम पाकिस्तान के शायर के नज़में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। क्यों भैया? और कोई मिला नहीं सीबीएसई वालों को इतने सालों में? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के साथ एक खुशखबरी कि कम से कम एक बदलाव तो आया। एंड चेंज इज ऑलवेज नॉट बैड, समटाइम्स चेंज इज गुड ऑल्सो। जय हिंद।